हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम हमारा टॉपिक जो मेरिस्टेम से रिलेटेड पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। इसमें जो अगली थ्योरी है वो है कॉर्पर-कप्पे थ्योरी या कॉर्पर-कप्पे सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्क्वीप नामक साइंटिस्ट ने किया था एंड ईयर 1917 में इसका प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत के अनुसार जो रूट एपेक्स है उसकी कोशिकाएं दो तत्वों में विभाजित है। किसकी कोशिकाएं? रूट एपेक्स। जो हमारा जड़ है उसकी जो कोशिकाएं हैं वो दो तत्वों में विभाजित है। यहाँ पर आप डायग्राम भी देख सकते हैं। प्रथम विभाजन, जो पहला विभाजन है वो अनुप्रस्थ मतलब ट्रांसवर्स प्रकार का है। पहला विभाजन कैसा है? ट्रांसवर्स प्रकार का है तथा बनने वाली दो कोशिकाओं में से कोई भी एक कोशिका लंबवत, एक कोशिका कैसी हो सकती है? लंबवत हो सकती है और दूसरी अनुदैर्ध्य हो सकती है, रूप में लॉन्गिट्यूडनली विभाजित होती है। ठीक है। विभाजन के इस क्रम को टी विभाजन कहते हैं। अब यहाँ पर आप डायग्राम में देखिए, इस क्रम को विभाजन के क्या कह रहे हैं? ये टी विभाजन कह रहे हैं। कॉर्पर-कप्पे थ्योरी में टी विभाजन होता है। विभाजन के इस क्रम को टी विभाजन कहते हैं क्योंकि कोशिका भित्तियाँ इस प्रकार से व्यवस्थित होती हैं कि अंग्रेजी शब्द टी के समान ये दिखाई देती हैं। क्यों कहते हैं ये बता दिया उन्हें। फिर यहाँ पर जो मूलाग्र के कुछ क्षेत्रों में विशेषकर मध्य भाग में जो टी चिन्ह दिखता है, जबकि अन्य क्षेत्रों में उल्टे टी के समान होता है, जबकि टी के दंड मतलब बार सीधे तथा टी होते हैं, तब ये मूलाग्र के अग्रभाग की ओर अभिमुख होते हैं। मतलब एक बार सीधा टी की बात कर ली इन्होंने और एक बार उल्टे टी की बात कर ली। तो उल्टा टी इन्होंने क्या बोला? कॉर्पर टाइप ऑफ डिवीजन है ना। और सीधा टी इन्होंने क्या बोला? कप्पे टाइप ऑफ डिवीजन है। यह मूलाग्र के अग्रभाग की ओर अभिमुख होता है, परंतु जब टी के दंड बार उल्टे होते हैं तब यह मूलाग्र से दूर होता है। रूट से दूर कौन है? जब टी के जो भाग हैं वो दूर हैं। ठीक है। फिर स्क्यूप ने सीधे टी विभाजन वाले क्षेत्र को कॉर्पर कहा। सीधे टी का जो विभाजन हो रहा है उस क्षेत्र को इन्होंने क्या कहा? कॉर्पर। या काय तथा उल्टे टी विभाजन वाले क्षेत्र को इन्होंने कप्पे कहा। इस प्रकार के विभाजन पोएसी कुल के सदस्यों में पाया जाता है। इस सिद्धांत की तुलना प्रारूहाग्र मतलब शूट एपेक्स के ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत से की जा सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सीधा टी है, डायग्राम में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। जो सीधा टी है वो कॉर्पर है और जो उल्टा टी है वो कप्पे है। ठीक है। सीधा टी वाला जो विभाजन वाला क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं? कॉर्पर कहते हैं। और उल्टे टी वाले विभाजन वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? कप्पे कहते हैं। तो ये एलएस ऑफ रूट है, रूट का लेटरल सेक्शन है। आपको यहाँ पर सीधे टी दिख रहे हैं इस तरीके से, तो ये क्या है? कॉर्पर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको उल्टे टी वाले स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं यहाँ पर, तो इसको आप क्या बोलेंगे? ये कप्पे हैं। ये जो थी वो कॉर्पर कप्पे सिद्धांत थी जो रूट एपेक्स के ऊपर दी हुई है। देन हम अगले सिद्धांत की बात करें तो यहाँ पर है क्वेश्चन सेंटर कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन सेंटर कॉन्सेप्ट जो है, इस कंसेप्ट को क्लोवेस ने 1958 में दिया। किसने दिया इसे? क्लोवेस ने 1958 में दिया। और उन्होंने ये सिद्धांत मक्का के मूलाग्र का अध्ययन करके बताया कि इसके जो मूल टोप होते हैं मतलब रूट कैप होते हैं। क्या स्टडी करा इन्होंने? मक्का की स्टडी करी। और इन्होंने क्या बोला? इनके जो रूट कैप होते हैं
एवं प्रविभाजी कोशिकाएं। जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स या प्रविभाजी कोशिकाएं होती हैं, इनके मध्य कोशिकाओं का एक प्लायनुमा क्षेत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोशिका का प्यालेनुमा क्षेत्र पाया जाता है, जिसे कप शेप्ड स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसकी कोशिकाएं प्रायः विभाजन नहीं करती हैं और यह कोशिकाएं कैसी होती है? निष्क्रिय अवस्था में या इनएक्टिव स्टेट में पाई जाती हैं। क्लोव्स ने इस क्षेत्र के लिए क्विसेंट सेंटर नाम प्रस्तावित किया। क्विसेंट सेंटर नाम इसी क्षेत्र के लिए क्लोव ने प्रस्तावित किया था। इस प्लायनुमा भाग की परिधीय कोशिकाएं पेरिफेरल सेल्स जो होती हैं वो प्रविभाजी होती हैं। क्लोव्स ने इन्हें प्राक प्रविभाजी मतलब प्रोमेरिस्टेम कहा और क्विसेंट सेंटर की कोशिकाओं में डीएनए, आरएनए एवं प्रोटीन की सांद्रता कम होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्विसेंट क्षेत्र जो होता है उसकी कोशिकाएं जो होती हैं उसमें इन सब की मात्रा जो रहती है वो कैसी होती है? कम होती है। ठीक है। देन शांत क्षेत्र जो रहता है उसे क्वेश्चन की कोशिकाओं में संग्रह या रिजर्वायर की भ्रांति कार्य करता है। क्लोव्स के अनुसार इसकी कोशिकाएं एक विशिष्ट अवस्था विशेषकर द्वितीयक जड़ों के निर्माण के दौरान अथवा जड़ों को नष्ट हो जाने पर ही विभाजित होती हैं तथा आवश्यकता अनुसार द्वितीयक जड़ों अर्थात पार्श्वी जड़ों या क्षतिग्रस्त हिस्से में भरने के लिए नई कोशिकाएं बनाती हैं। फिर इसमें एक चीज़ और देखें हम, क्विसेंट सेंटर तो इस थ्योरी में इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जिसे कह रहे हैं क्लेप्ट्रोजन। तो ये क्लेप्ट्रोजन जो है इसकी स्वतंत्र उपस्थिति तथा 4 स्तरीय कोशिकाओं वाली एक बीजपत्री मूल की बात अगर छोड़ दें तो हिस्टोजन सिद्धांत तथा कॉर्पर कप्पे सिद्धांत थ्योरी द्वारा मूलाग्र संगठन की यथासंभव व्याख्या हो जाती है। क्लेप्ट्रोजन की स्वतंत्रता पर यहाँ पर बात करी है और हिस्टोजन थ्योरी और कॉर्पर कप्पे थ्योरी की भी इसमें बात करी है। देन हम नेक्स्ट थ्योरी देखें तो नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। ट्यूनिका कार्पस थ्योरी जो है वो स्मिड नामक साइंटिस्ट ने दी है। स्मिड ने दी है। इन्होंने प्रारोह के अग्रस्त वर्धी प्रदेशों मतलब एपिकल ग्रोइंग रीजन जो हैं उनके लिए प्रतिपादित किया है और उन्होंने ये भी बताया है कि जो ट्यूनिका कार्पस है ना, इस वाद के अनुसार अग्रस्त भाग में ऊतकों के 2 क्षेत्र ट्यूनिका एवं कार्पस पाए जाते हैं। ट्यूनिका प्रारोह शीर्ष की अवस्था अथवा ट्यूनिका प्रारोह शीर्ष की एक अथवा अनेक परतों का बाह्य आवरण होता है। इस क्षेत्र की कोशिकाएं केवल एंटीक्लिनल होती हैं, विभाजित प्रदर्शित करती हैं तथा इससे प्रारोह शीर्ष की पृष्ठीय विस्तार मतलब सरफेस एक्सपेंशन होता है तथा बाह्य त्वचा ट्यूनिका की बाहरी स्तर को विकसित करती है। कॉर्पस जो है ट्यूनिका के आच्छेदित कोशिकाओं का समूह होता है जिससे कोशिका विभाजन प्रत्येक दिशा में होने के कारण यह क्षेत्र आयतन में वृद्धि करता है। कॉर्पस की कोशिकाएं आकार में बड़ी होती हैं। ट्यूनिका और कार्पस 2 चीज़ें हैं। कार्पस की जो कोशिकाएं हैं वो आकार में बड़ी होती हैं। कॉर्पस की संपूर्ण कोशिकाएं और ट्यूनिका की कुछ भागों में पाई कि बाह्य त्वचा को छोड़कर शेष भाग विकसित होता है। पूरा भाग विकसित नहीं होता है, कुछ कुछ भाग विकसित होता है। ये देख लीजिए आप, ट्यूनिका की फर्स्ट लेयर है, फिर कार्पस है, फिर ट्यूनिका की सेकेंड लेयर है। तो ये इसका डायग्राम है।